वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं अनुभव राज लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक एलआरसी पर एक बिग अपडेट। जो रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन हो चुका है आज 26/11/2022। पहले से भी नोटिफाई था। और साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ों पर आज हम लोग देखेंगे डिटेल इस वीडियो में। एसबीटी बिहार एवं एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों को अधिक से अधिक सिलेक्शन कैसे हो, और आज एक मुहिम का भी स्टार्ट मैं कर रहा हूं। और वो ज़रूरी भी है, जो हमारे बिहार प्रदेश से एसबीटी से बच्चे पास आउट हैं। और उनके लिए मैं लगातार सेमेस्टर में भी पढ़ाया था, उनको मैंने भी प्रॉमिस किया था कि ज़िंदगी के साथ भी आप कॉलेज के दिनों में हो तो, और कॉलेज से बाहर आओगे पास आउट होकर, अनुभव राजा आपके साथ खड़ा। कहाँ भी अनुभव को आप खोजो, आपके लिए सततता के साथ। बस दोनों चीज़ों पर बहुत डिटेल से हम लोग चर्चा देखने वाले हैं और एक चीज़ों को समझेंगे। और ये आपके लिए है और आपके अधिकार के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो को आज लास्ट तक जरूर देखेंगे, और स्पेशली इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। जो हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास आउट बच्चे हैं, या एसबीटी के से मान्यता प्राप्त, एआईसीटी मान्यता प्राप्त प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी बच्चे हैं, उन सभी के लिए एकदम महत्वपूर्ण, क्योंकि मैंने सबको पढ़ाया है बच्चों, और सबके हित में जो चीज़ें हों उसके लिए काम करना। तो पहले सबसे पहले कि जो रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन हुआ है 26/11/2022 से आज से, यानी आज क्या क्या चीज़ उस पर गौर करना है, क्या क्या संशोधन करना है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे। हम आशा करते हैं कि आपके स्क्रीन पर चीज़ें बहुत क्लियर दिख रहा होगा। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 5/2022 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विज्ञापन संख्या 06/2022 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विज्ञापन संख्या 07/2022 विशेष सर्वेक्षण अमीन, एवं विज्ञापन संख्या 08/2022 विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पदों पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16/11/2022 के अपराह्न 11:59 तक निर्धारित थी, जिसे 22/11/2022 के अपराह्न 11:59 तक विस्तृत की गई। उपरोक्त वर्णित विज्ञापन में अंकित है कि आवेदन की तिथि समाप्त होने के पश्चात अंतिम भूल सुधार हेतु 4 दिनों का एक रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन किया जाएगा। उसी क्रम विभागीय वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है कि कहाँ से आप इसको देख पाएंगे। तो ये है साइट उसका। पर दिनांक 26/11/2022 से एक रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन होगा, जो 4 दिसंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, देख लेंगे, 11:59 PM। PM मैं बोल रहा हूँ, AM नहीं, PM। लास्ट डेट जब होने लगा तो बच्चे PM और AM खोजने लगे, अपराह्न और पूर्वाह्न, तो ऐसा नहीं, क्लियर कर लेंगे। 59 PM बजे तक कार्यशील रहेगा। इसमें पूर्व समर्पित एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने की अंतिम अवसर होगा। जो बच्चे फॉर्म भर के सबमिट कर चुके हैं, फाइनल सबमिट, उन्हीं का सुधार होगा। किसी ने अंडर प्रोसेस करके छोड़ दिया और वो नहीं, सारे वो सब ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं। तो जो अंतिम रूप से फॉर्म को सबमिट कर चुके हैं, उन्हीं का सुधार होगा। यह रेक्टिफिकेशन विंडो केवल उन्हीं आवेदकों के लिए ओपन होगा जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म समर्पित करने की निर्धारित तिथि, जो निर्धारित था अंतिम तिथि, एवं समय तक एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिए हों। रेक्टिफिकेशन विंडो में आवेदक के निम्न तथ्यों को सुनिश्चित कर पूर्ण आश्वस्त हो लें कि, अब क्या क्या तथ्य हैं। तो अंतिम तिथि क्या हो गया, 16/11 से बढ़ के 22 नवंबर तक जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिशन कंप्लीट रूप से कर रखे हैं, उन्हीं का आज से जो रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन हुआ है उसमें आप सुधार कर पाएंगे। तो हम लोग थोड़ा देखेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चीजों को सुधार करने के लिए रखा गया। पहला नंबर में है आवेदक का नाम। आवेदक का, देखेंगे पहला नंबर में, आवेदक का नाम, पिता माता का नाम एवं जन्म तिथि मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित हो। बहुत स्पष्ट है। बच्चे यहाँ परेशान थे कि सर हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है या चीज़ों को जो लिखा है या फॉर्म में जो भरा है, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भर दिया है। नहीं,
मैं शुरू दिन से पहले की भी वीडियो में जाके आप देखेंगे तो मैंने स्पष्ट किया है बच्चों, प्यारे बच्चे, तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर स्पेलिंग माता पिता की गलत है या सही है, अब वो विषय नहीं है। आपके जो मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र पर सर्टिफिकेट में मार्क्स में जो माता का नाम पिता का नाम स्पेलिंग चेक कर लेंगे, जो है वही देना है। आपके आधार कार्ड में क्या है, जाति आवासीय इनकम में क्या है, एनसीएल में क्या है, ये सब की जरूरत नहीं है, ईडब्ल्यूएस में क्या है इसकी जरूरत नहीं है। तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका नाम, पिताजी के नाम, माताजी के नाम और जन्म तिथि हैं, वो ही फाइनल रूप से मान्य होगा। आधार कार्ड में आपका क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, सभी शैक्षणिक योग्यता, जाति, आवासीय एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र सही ढंग से अपलोड हो। ये बहुत निर्देश दिया है। सभी शैक्षणिक योग्यता मतलब जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिक से लेकर के डिप्लोमा, बीटेक, जो 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 अलग अलग पोस्ट थे उसके लिए जो एलिजिबिलिटी था, जो भी शैक्षणिक योग्यता था, अर्हता था, उसके अनुसार जिन जो भी क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई थी उसके अनुसार जो भी शैक्षणिक योग्यता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो प्लस कास्ट, रेसिडेंस, आवासीय, एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र सही ढंग से अपलोड हो। सही ढंग से अपलोड कहने का मतलब कि 400 केबी के अंदर और पठनीय हो, साफ सुथरा एकदम दिखना चाहिए। बहुत बच्चों का नहीं हो रहा था कंप्रेस, तो उनकी दिक्कत आ रहा था, तो मैं उस समय भी बताया कि आप डॉक्यूमेंट को जेरक्स कराइए और जेरक्स करा करके उसे फोटो खींच करके पीडीएफ बनाइए और कंप्रेसर से कंप्रेस करिए जो दिख जाता हो स्पष्ट। जिनका अभी भी अपलोड किया गया डॉक्यूमेंट स्पष्ट नहीं दिख रहा है, कृपया आपके पास चांसेस हैं, इसे सुधार कर लें, फिर से पीडीएफ को स्कैन करके अच्छे से बना के स्पष्ट दिख रहा हो उसे अपलोड करें। तीसरा नंबर में है विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम शैक्षणिक प्रमाण पत्र में, शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के अनुसार स्पष्ट रूप से हूबहू अंकित किया गया हो तथा प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अंकित अंक, प्रमाण प्राप्तांक तथा कुल अंक सही सही अंकित किया गया हो। इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी बच्चे, जो सर्टिफिकेट आपके हैं उसमें किसी का स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम कहीं पूरा लिखा, अपने मन से पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे अपने मन से। उस सर्टिफिकेट में लिखा है जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूरा लिखा है तो पूरा लिखेंगे। यदि वो जीपी लिखा है तो जीपी ही लिखना होगा, प्लीज इस बात को समझ लीजिए। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हूबहू अंकित किया गया हो, मतलब जो लिखा हुआ है सेम, अपने से आप चेंज नहीं कर सकते। यदि कैपिटल लेटर में तो कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में, तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको हूबहू लिखना है। प्लस उसमें जो छपा हुआ अंक है वो हूबहू होना चाहिए, उसमें आप अपना से चेंज नहीं कर सकते। जो सीजीपीए प्रणाली में है, सीजीपीए सिस्टम में है, सीजीपीए कैसे कन्वर्ट करना है और 100 पर बना करके उन्होंने कहा था, उसके अकॉर्डिंग आप बना करके फॉर्म को अभी से भी सुधार कर सकेंगे। सो नेक्स्ट चौथा हम पॉइंट सीजीपीए पर भी आएंगे। सीजीपीए की गणना प्रतिशत में सही सही किया गया हो तथा सीजीपीए से प्रतिशत में बदलने की गणना महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के फॉर्मूला के अनुरूप किया गया हो। मतलब यदि सीजीपीए सिस्टम में, ग्रेडिंग सिस्टम में आपके यूनिवर्सिटी व बोर्ड के द्वारा मार्क्स जारी किए गए हो, जहां मार्क्स ये बताया नहीं गया हो कि टोटल कितना है, उसके आप फार्मूला कोई होगा उनका कन्वर्ट करने का, कन्वर्जन फार्मूला होता है सभी का। जैसे कि कॉमन रूप से आप जानते हैं कि 10th जो सीबीएसई कराती है और उसमें जो है कन्वर्जन फार्मूला हमारा होता है कि 9.5 से मल्टीपल कर दिए, जितना सीजीपीए प्राप्त है उतना परसेंट हो गया, उसके अनुसार कन्वर्ट कर लें, कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ, तो सारा चीज क्लियर निकल जाता है। लेकिन जहां कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे बोर्ड हैं जहां पर ये दिक्कतें आ रही हैं कि वो कुछ बताते नहीं कि कितना का एग्जाम हम लेते हैं, वो ग्रेडिंग सिस्टम में रखे हैं। तो हमने इस पर डिटेल किया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप कन्वर्ट करिए। उसी के कारण उन्होंने 100 पर कहा कि आप 100 पर निकालो, जितना परसेंटेज आपका आ रहा है सीजीपीए निकालने कन्वर्ट करने के बाद
वो डायरेक्ट उतना मार्क्स लिख दो तो 100 बराबर उतना मार्क्स उतना परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसलिए क्लियर, आप लोग सभी सुधार भी कर लेंगे। पूर्ववर्ती मैंने कहा कि नहीं मार्क्स ऑप्टेन, तो बहुत बच्चों को मार्क्स पता ही नहीं है, वो यूनिवर्सिटी मार्क्स बताती ही नहीं है, सिर्फ सीजीपीए कन्वर्जन फार्मूला दे दिया है और कितना का एग्जाम हुआ है डिटेल बताने को तैयार नहीं। तो ऐसे में कैसे पता करेंगे कि टोटल मार्क्स क्या है? ऑप्टेन मार्क्स ठीक है आप सीजीपीए से निकाल लीजिएगा, लेकिन कितना का ऑप्टेन मार्क्स, ये प्रश्न है। तो उन्होंने आसपास, हमने एलआरसी में कांटेक्ट किया तो ये स्पष्ट लगा कि नहीं 100 मान करके उसको बना लेना है। तो क्लियर बच्चे? तो आवेदक को, हाँ फॉर्मूला, जिसका प्रमाण पत्र साक्ष्य आवेदक को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। मतलब सीजीपीए कन्वर्जन फॉर्मूला जो हैं आपकी यूनिवर्सिटी बोर्ड या स्कूल द्वारा दिया गया है, उसे काउंसलिंग के टाइम में आपको बताना पड़ेगा कि ये सीजीपीए प्रणाली है, ऐसे कन्वर्ट करना है। गणना में किसी भी प्रकार की त्रुटि या भिन्नता पाए जाने तथा गणना संबंधी महाविद्यालय विश्वविद्यालय फॉर्मूला का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जाएगा। मतलब आप उस फॉर्मूला को प्रस्तुत नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं, तो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे काउंसलिंग टाइम भी। नेक्स्ट है 5वां, निवास प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत हो तथा प्रमाण पत्र की संख्या सही से अंकित हो। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपने जो दिया है, सक्षम पदाधिकारी कहने का तात्पर्य, जिस सब दिन के लिए आप लोग सीख लें, आजीवन आपके काम आएंगे। सक्षम पदाधिकारी का मतलब जो पहला स्टेट जो जारी करने वाले अथॉरिटी हैं, जो इनिशियल स्टेज का है, इनिशियल स्टेज का, तो सक्षम पदाधिकारी कहलाते हैं। मतलब यदि निवास प्रमाण पत्र पहला सबसे पहले कहां से बनता है? ब्लॉक से बनता है, जाति ब्लॉक से, आय ब्लॉक से, तो सक्षम पदाधिकारी हो गए। हाँ, किसी किसी आवेदन में रहता है कि नहीं डीएम लेवल का हमको ओबीसी चाहिए, एनसीएल चाहिए, जाति चाहिए, आवासीय, तो वो ऊपर की चीजें हो गई, वो रहता है डिफाइन किया हुआ फॉर्म में। लेकिन जहां लिख दिया जाए कि सक्षम पदाधिकारी, तो मतलब इनिशियल स्टेज का जो शुरुआत किए हों। कुछ बच्चों ने एसडीओ को भी बना कर डाला तो कोई दिक्कत नहीं है, तो और अपर चीजें हो गया, उसके लिए कोई हताश होने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ बच्चे फोन करने लगते हैं कि भाई आप तो बोले सर ब्लॉक लेवल का, हम तो एसडीओ लेवल का, डीएम लेवल का डाल दिए, अब क्या होगा? नो, क्योंकि वो चैनल बना हुआ है ना, बीडीओ साहब बनाएंगे तब एसडीओ साहब बनाएंगे, जब एसडीओ साहब बनाएंगे तो डीएम साहब बनाएंगे, इस तरह की चैनल बना हुआ है। क्लियर हो गए? नेक्स्ट देखेंगे, आरक्षण संबंधी कोटि सही सही अंकित हो एवं अंकित कोटि के अनुसार, सॉरी कोटि के अनुरूप ही आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हों। गैर क्रीमिलियर आरक्षण के दावा की स्थिति में गैर क्रीमिलियर संबंधी आरक्षण प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी से निर्गत तथा प्रमाण पत्र की संख्या सही अंकित करना होगा। यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस का, BC2 का, BC1 का, तो उनको एनसीएल नॉन क्रीमिनल एयर सर्टिफिकेट यदि देते हैं तो सक्षम पदाधिकारी मतलब ब्लॉक स्तर से आपको ये देना होगा, और फॉर्म में उस पर छपे जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको एनसीएल सर्टिफिकेट, उसके प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस जो मिलेगा उसके प्रमाण पत्र की संख्या सही सही आपको अपडेट करना है, और 1 साल के भीतर आपका बना होना चाहिए। 1 साल का मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद आपका बना होना चाहिए। ये कोशिश करेंगे। 1 अप्रैल 22 से पहले का है तो बड़ी दिक्कत होगा, वहां हो सकता है कि आपको लाभ से वंचित भी किया जा सकता है, नहीं तो आपको चांस भी दिया जाएगा। रूल है कि इन आरक्षणों की वजह से आपको नहीं हटाया जाए, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रोसेस है। लेकिन ये रहता है कि आप 1 अप्रैल के बाद, क्योंकि वहाँ इनकम की चर्चा है, इनकम वित्तीय वर्ष, क्योंकि जब तक इनकम नहीं बनाते हैं तब तक ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। जब तक इनकम नहीं बनाएंगे तो आपको एनसीएल नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, दिव्यांग आरक्षण के दावा की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा 40% से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। यदि आप दिव्यांग हैं, वैसे कंडीशन में 40% मतलब 40% से अधिक, मतलब 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से लेकर के ज्यादा जितना आपको परसेंटेज हो दिव्यांगता में। पूछने वाला 40% से अधिक लिखा है, उसका क्या मतलब होगा सर? 40% मतलब 40 को छोड़ के 41 होना चाहिए, 42 नहीं, 40 से स्टार्ट हो जाएगा। 40% से अधिक मतलब 40 से शुरू हो जाएगा, 40 तक का जिनका उनको कंसिडरेशन किया जाएगा। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है हमारा,
स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती के आरक्षण के दावा की स्थिति में सक्षम पदाधिकार द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। अब मैं यहां बता दूं, इस सभी लफड़ा को मैं देख रहा हूं और पटना उच्च न्यायालय में भी इस मामला कोई पहुंचा है। हमारे बहुत ही करीबी आपकी संस्थान से पढ़ाने वाले बहुत ही प्यारे फैकल्टी हैं जिनकी प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया। वो फ्रीडम फाइटर कोटे से हैं और फ्रीडम फाइटर कोटे होने के कारण उन्होंने क्या किया कि उनके जो दादाजी को मिलता था और पेंशन फ्रीडम फाइटर का उनका एक कार्ड बना हुआ था, उसी के आधार पर उन्होंने फॉर्म को भर दिया। फॉर्म भरने के बाद उनको कहीं भी छांटने की जगह नहीं मिला बीपीएससी को। जस्ट वो क्वालिफाई है, सब चीज रेडी, मतलब हो चुका है रिजल्ट। अब लास्ट स्टेज में उनको क्या कहा कि आप काउंसलिंग के टाइम में डीएम से निर्गत नहीं करवाए थे, इसलिए आपको सॉरी आपको नहीं हो। तो वो जो बच्चे इस आधार पर फॉर्म भरे हैं कि जो पेंशन मिल रहा था, जो पेंशन का कार्ड है उसके आधार पर, तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा स्वतंत्रता सेनानी को। आपको डीएम लेवल से जा करके फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट बनता है, उसको डीएम जिला अधिकारी ही बनाते हैं, वो बना लेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे 9वां, अनुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में अंकित तथ्य सही हों एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ 6 माह के वेतन पुर्जा, 6 माह का वेतन स्लिप आपको देना होगा एवं बैंक स्टेटमेंट, और में लिखा है एवं बैंक स्टेटमेंट सही ढंग से अपलोड किए गए हों। गलत तथ्य अंकित होने एवं अनुभव का दावा संबंधी दस्तावेज सही ढंग से अपलोड नहीं होने की स्थिति में अनुभव के अंक के संबंध में आवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। यदि एक्सपीरियंस का, जैसे कानूनगो वाले पद पर एक्सपीरियंस है, एएसओ के पद पर एक्सपीरियंस है, वैसे में यदि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए हो तो अपॉइंटमेंट लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 6 महीना का यदि अभी कार्यरत है कहीं कंपनी में, 6 महीना का वेतन स्लिप एकदम अनिवार्य रूप से आपको देना होगा। या जॉब छोड़ चुके हैं वैसे कंडीशन में वेतन स्लिप प्रीवियस है तो ठीक है, नहीं तो 6 मंथ का जिस समय रिजाइन किए थे उस समय का आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड 6 मंथ का करना होगा, ये अनिवार्य रूप से। नहीं तो आपकी जो है अनुभव के आधार पर प्राप्त हुए मार्क्स 0 हो जाएंगे। तो प्लीज, हम समझते हैं कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 10वां में है, ईमेल एवं मोबाइल नंबर सही एवं एक्टिव हो। आवेदक को भविष्य में इन्हीं माध्यमों से सूचना प्रेषित की जाएगी। आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर परमानेंट, मैंने पहले भी बता दिया था कि उसमें कोई गलत नहीं करेंगे कि मैं एक एप्लीकेंट हूं, भैया का, पापा का, मामा का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे दिए वो चल जाएगा, नेवर। आप पर्सनल और परमानेंट यूज करेंगे। 11वां है, गलत ईमेल एवं मोबाइल नंबर अंकित होने की स्थिति में आवेदक को नियोजन संबंधी सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेवारी विभाग की नहीं होगी। यदि आप किसी प्रकार की गलत सूचना, ईमेल आईडी दे दिए हैं, मोबाइल नंबर दे दिए हैं, सिलेक्शन से संबंधित कोई भी प्रक्रिया जो प्रोसेस होगा उसकी सूचना आपको प्राप्त नहीं की। नेक्स्ट देखेंगे, फोटो एवं हस्ताक्षर सही प्रकार से अपलोड हो एवं स्पष्ट विजिबल हो। फोटो एवं हस्ताक्षर एकदम स्पष्ट हो और विजिबल हो। 13 नंबर पॉइंट्स है, अपलोड किए गए सभी दस्तावेज सही एवं स्पष्ट पठनीय हो। एकदम 13 नंबर पॉइंट को इसीलिए मैंने बताया कि सभी दस्तावेज को देख लीजिएगा कि साफ सुथरा एकदम अपलोड है कि नहीं, जिनका दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है, अभी मौका है, सुधार लेंगे। अपलोड किए गए सभी दस्तावेज सही एवं स्पष्ट पठनीय हो। पठनीय नहीं होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन रद्द किया जाएगा, कर दिया जाएगा। स्पष्ट किया जाता है कि, एक और फिर थोड़ा सा देख लेंगे, ये स्पष्ट किया जाता है कि रेक्टिफिकेशन विंडो केवल भूल सुधार के उद्देश्य से होगा। रेक्टिफिकेशन विंडो के अवधि में नए आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे, मतलब जिनका फॉर्म भरा जा चुका है उन्हीं का सुधार होगा, नया एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा, कर सकेंगे। रेक्टिफिकेशन विंडो क्लोज होने के पश्चात भविष्य में किसी भी परिस्थिति में एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार, एडिट का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा रेक्टिफिकेशन विंडो में अंतिम रूप से समर्पित आवेदन ही मान्य होंगे। मतलब आपको दोबारा, ये बहुत बहुत धन्यवाद एलआरसी को, भू राजस्व विभाग को, जिन्होंने बच्चों की दोबारा से चांस दिया कि आप 4 दिसंबर तक में, हो सकता है कि कोई सूचना आपके अपूर्ण हो, कोई जानकारी अपूर्ण रह गई हो या फॉर्म में कोई गलती कर बैठे हो, आप पूर्णतः सुधार कर लें। सुधार करने के बाद आप जब अब सबमिट करेंगे फाइनलाइज रूप से,
तो दोबारा कहीं से भी आप कहेंगे जा करके सर कि फॉर्म भरने में हमारा जानकारी ये गलत रह गया, यूट्यूब वाले ने ये बता दिया, फलाने ने ये समझा दिया, वो नहीं चलेगा। सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से होशो हवास में पूछ कर समझ कर जिनसे भी आपको आप फॉर्म को फिलअप करें। यहाँ के बाद आपके पास सुधार के ऑप्शन नहीं है, सीधा रिजेक्ट होने के ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चे, काउंसलिंग के समय आवेदक द्वारा अंतिम रूप से समर्पित आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य कोई भी नया तथ्य मान्य नहीं होगा। आप काउंसलिंग पीरियड में जाएंगे और कहेंगे कि सर हमारा ये चीज उसमें भरना छूट गया और हम अभी ये चीज लगा रहे हैं, हमारा एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं होगा। ना ही तथ्यों में संशोधन किसी दावे पर विचार किया जाएगा और ना ही आवेदन के साथ समर्पित दस्तावेजों को इतर कोई अन्य दस्तावेज मान स्वीकार होगा। आवेदक द्वारा दिए गए सूचना में किसी भी प्रकार की भिन्नता असत्यता पाए जाने पर उनकी उम्मीदवारी आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में विभाग का फैसला निर्णय अंतिम होगा। तो प्यारे बच्चे, जो भी सूचना आपने भरा फॉर्म में, दोबारा ये अवसर और आपको मिला चेक करने का, जांच पड़ताल कर लेंगे। इसके बाद आपके द्वारा कोई भी बात डिपार्टमेंट स्तर पर जब काउंसलिंग में रखी जाएगी तो किसी प्रकार का कोई कंसिडरेशन आपको नहीं किया जाएगा। बहुत ही स्पष्ट लिख दिया गया है। वहां जाकर के आप नाक रगड़ते रह जाएंगे, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट को जान रहा हूं, इस डायरेक्टरेट को जान रहा हूं, इस डायरेक्टर को भी जान रहा हूं, वहां के पदाधिकारियों से भी अवगत। जो उन्होंने लिख दिया वो समझिए कि वो सत्य है, कि इतर एक भी बातें आपकी सुनी। तो विस्तृत जानकारी के लिए इनका वेबसाइट है, जहां आप जाकर के देख सकेंगे, ऐड वगैरह जो भी हैं सब आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि अब इससे संबंधित ये निदेशक हैं जय सिंह, इनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया था, अखबार में भी सभी छपा था। अब मैं समझता हूं कि इससे संबंधित अब कोई डॉट नहीं रह गया। अब एक थोड़ा सा बच्चों को, हमारी दूसरी टॉपिक है, हमने आपको एक कैटेगरी वाइज, परसेंटेज वाइज, इंस्टीट्यूशन वाइज एसबीटी के छात्रों की संख्या निकाल करके 12,000 छात्र हैं हमारे 4 सेशन में। 19 पास आउट, 20 पास आउट, 21 पास आउट और 22 पास आउट बच्चे। तो ये 4 सेशन के बच्चों की कुल संख्या 12,000 है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज जो एसबीटी बिहार से हैं सभी का, उसके बेस पर हमने ये सिलेक्शन कटअप बनाया था, जिसमें यूआर 77%, ईडब्ल्यूएस ऑल, BC2 75% प्लस, BC1 EBC 73%, SC 70% और ST 71%, ऑल कैटेगरी फीमेल, ऑल सिलेक्टेड मैंने दिया था। परंतु वो जो स्थिति थी वर्तमान की, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि कुछ बच्चे हमारे 40% में तो मैक्सिमम आएंगे ही और 60% में ही जाएंगे, लेकिन वर्तमान जो स्थिति बनी पड़ी है पूरा, और जब हमने एनालिसिस किया, एक सर्वे किया और लोगों से रिपोर्ट लिया पूरे प्रदेश स्तर पर, हर जिला हर गांव से एक एक व्यक्ति इस एलआरसी के विज्ञापन में फॉर्म भरने के लिए उन हर कुकृत और अपराध में शामिल हो गए। जो कि कल रिक्शा चला रहे थे, ठेला चला रहे थे, राजमिस्त्री काम कर रहे थे, टेम्पू चला रहे थे, रोड पर घूम रहे थे, वो टेक्नोलॉजी को भी नहीं आज तक सुना था, नाम समझा था व्यक्ति, और जाकर के डिग्री कहीं से खरीद के ले आए और फॉर्म को भर दिए। ऐसे यूनिवर्सिटियों से सर्टिफिकेट, जाली सर्टिफिकेट है वो, 100% फेक सर्टिफिकेट है, लेकिन उनको जो बेचने वाला देने वाला है वो समझा दिया और कह दिया कि एकदम देखिए फलाने जिला में अमीन, फलाने जिला में ये, फलाने जिला में कार्यरत, और बेचारे को बेवकूफ करके पैसा बना के ठग लिया उन्होंने। तो मैं प्यारे बच्चे, अब उनकी गलती, वो तो अब हमें डिस्टर्ब करेंगे सिलेक्शन में। फॉर्म तो सभी भर लिए और ऐसे फॉर्म आवेदकों की संख्या 20,000 से ऊपर हैं, 20 से 25,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। और वो क्या है कि सबकी होर मची थी, उनका 90% मिला, तो मेरा 95 जब तक नहीं होगा भाई साहब हम पैसा नहीं देंगे। 95% वाला नंबर लिया है। वो क्या है भाई, एक जेरॉक्स कॉपी निकाल देना है, प्रिंटिंग से कलर प्रिंट करके मोड़ वोड़ मार करके दे दो, आराम से फॉर्म भर लेंगे। तो यूजीसी के खिलाफ मैं एक अभियान शुरू कर दिया हूं। यूजीसी की सर्टिफिकेट मान बिहार में आज के बाद नहीं होगा, किसी भी पद पर, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर या डिप्लोमा लेवल के किसी प्रकार के पोस्ट। ये बेवकूफ लोग हैं, चाहे जो भी हैं, होशियार हैं, मैं इस पर कुछ कटाक्ष नहीं कर भाई, जा करके डिग्री खरीद लेना और नौकरी हो जाना ये सही।
टेक्नोलॉजी की पढ़ाई है, इंजीनियर को इतनी उपहासित मत किया। हाँ, बेरोजगारी है, बेरोजगारी की डंस सभी जगह है। का ये मतलब नहीं कि एडजस्टमेंट टेक्नोलॉजी को अपना करके आप यहाँ एंट्री ले लेंगे। तो यदि हम लोग सभी की सहयोग से, आपके सपोर्ट से इस मिशन को हम लोग सफल कर पाते हैं, तो जितने आपको कटअप दिया गया, इसको स्क्रीनशॉट भी करके रख लो, इसमें से 4 से 5% से अधिक मार्क्स का डिक्रीजमेंट हो जाएगा। लगभग बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, बिहार के प्राइवेट पॉलिटेक्निक या बिहार के इंस्टीट्यूशन से पढ़ने वाले ऑल स्टूडेंट्स लगभग सिलेक्ट हो जाएंगे। लगभग, जो मैं देख पा रहा हूं, लगभग बच्चे की सिलेक्शन हो जाए। नीचे जो सबसे कम परसेंटेज होगा उनकी बहुत श्योर मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक अनुमानित हद तक की उम्मीद है कि सिलेक्शन हो जाए। तो फेयर सिलेक्शन हो कैसे? तो मैं एक स्टार्ट कर दिया हूं, मैं न्यायालय भी पहुंच गया हूं इनको हटाने के लिए। को हटाने के लिए मैं न्यायालय पहुंच गया। अब यूजीसी के डिग्री प्राप्त लोग, प्रश्न था आपके स्क्रीन पर फर्स्ट पेज पे, एसबीटी बिहार एवं एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्रों को अधिक से अधिक सिलेक्शन कैसे हो, हमारा ये पहला मोटो है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं अभी तक 6200 स्टूडेंटों को पढ़ाया हूं जब से मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों बिहार प्रदेश को। सबसे मेरी कमिटमेंट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, कॉलेज में हो तब भी, कॉलेज से बाहर आओगे तब भी, हमारे हक हुआ अधिकार की लड़ाई अनुभव सर लड़ेंगे। मेरे बेटा की तरह है, मैंने उससे प्यार किया हूं कि हर अधिकार के लिए मैं खड़ा हूं। और कोई ऐसे राहगीर राह चलते जाकर के डिग्री खरीद के लिए आएंगे और नौकरी खोज लेंगे, और हमारे बच्चे जिनको दिन रात एक करके मेहनत से पढ़ाया उन बच्चों को, कि मुंह का निवाला छीन लेंगे। मैं खुल करके मैं आगे आ रहा हूँ, खुल करके मैं आगे आ रहा हूँ। जिनको आगे आना है आइए, मुझे तनिक भी शक नहीं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब ये यूजीसी वाले बंदे जो हैं, सॉरी, इनकी तो भाई बल गई बल्ले बल्ले कि हमने तो भाई सर्टिफिकेट ले लिया एकदम चकचकाता हुआ, एकदम प्रिंटेड, अब हमारी नौकरी हो जाएगी, बड़ा सा मैं लिखा हूं। अब हम इनकी तैयारी कर दें 4 दिसंबर से पहले। ये जो रेक्टिफिकेशन विंडो भी ओपन हुआ है, उससे पहले हम लोग कोशिश करें कि ये काउंसलिंग तक नहीं पहुंच पाए, काउंसलिंग तक नहीं पहुंच। और आप जानते हो कि जंग और मोहब्बत में सब जायज हैं, कोई अपराध नहीं। एक तरह की मैं जंग की तरह से इसको, आर पार की लड़ाई को यदि स्थापित हो गए, स्टेब्लिश हो गए, हमारे आने वाली पीढ़ी बहुत परेशान हो जाएंगे। जो मासूम सा बच्चा गांव से चल के निकला है, उम्मीद किया है कि हम कम से कम पॉलिटेक्निक इंजीनियर बन जाएं, हमारी जीविका, परिवार का, घर का चलेगा, और मेहनत करके आए हैं, बीसीसी इंट्रांस क्वालिफाई करके वो एडमिशन लेते हैं, उनकी अधिकार। तो जो बच्चे हमारे सेमेस्टर के दिनों में हैं सो, या पास आउट हैं सो, ऑल स्टूडेंट्स से मेरी आग्रह, रिक्वेस्ट, विनती है, इस मुहिम को आप मुझे सपोर्ट। एक भी यूजीसी का बंदा सिलेक्शन अब नहीं होना चाहिए। अब पहले से जो सिलेक्ट होकर बैठे हैं उनको भी अब खदेड़ करके बाहर करने की समय आ चुका है। खदेड़ करके मैं बाहर के साथ कोई सिंपैथी नहीं, किसी प्रकार की सिंपैथी, चाहे वो मेरे घर के हों कि आपके बाहर के हों, किसी प्रकार की सिंपैथी। तो अभी कैसे हटेंगे, इस पर भी मैं काम कर रहा हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यूजीसी से जो डिप्लोमा प्रमाण पत्र खरीद कर फॉर्म भरे हैं, उनको जड़ से कबार कर फेंकना होगा, तो जड़ से कबार करके हमें फेंकना होगा। मैं स्टेटमेंट एकदम क्लियर कर दिया हूं। तो वैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से दोबारा ये पनपे नहीं, ऐसा इलाज करिए कि दोबारा ये पनपे नहीं, एकदम वैधानिक तरीके से। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के माध्यम से सदा के लिए इनकी विदाई तय किया जाए। कानून की राज है, कानून है, संविधान है, कुछ नियम है, ये कहीं लिखी गई होगी ना। यूजीसी के द्वारा प्राप्त यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा की पढ़ाई होती है, वहाँ कोर्स कराए जाते हैं, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, कोर्स यूनिवर्सिटी संचालित करती हैं, सारी चीज़ें वैधानिक तरीके से इनकी विदा। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है इस मुहिम में। हमने आपके लिए एक काम किया है, हम सर्वेयर एंड इन्वेल्युएटर का कोर्स, एक लाइव कोर्स है और एक रिकॉर्डेड कोर्स है। हम तो आप छोटा सा कंट्रीब्यूशन, सहयोग आपकी अपेक्षित है, छोटा सा सहयोग।
और उसके लिए मैं आपके साथ लगभग 2 से ढाई साल आपके साथ कोर्स में रहूंगा, पढ़ाऊंगा भी, और उससे जितनी भी पैसा आएगा न्यायालय में मैं खर्च करूंगा। टोटल पैसा, एक पैसा मैं नहीं रोकूंगा। मैं अपनी मेहनत अपने बच्चों के लिए करूंगा। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, जितने लाख की वकील हो ना, A to Z, टॉप से बॉटम तक, बॉटम से टॉप तक, सारे वकील को हायर करो इस मुहिम के खिलाफ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपकी सहयोग के लिए हमने ये कोर्स रखा है। ये हमारा सर्वेयर ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास है वीडियो, जिसमें हम ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं कि सर्वेयर जब जॉब हो जाएगा तो वहां जा करके आप कैसे करेंगे। तो ये कोर्स जो हमारा है मात्र 549 रुपीज का है, 549 रुपए की है हमारा कोर्स। तो आप इस कोर्स को मिनिमम, कम से कम ये कोर्स को ज्वाइन करके आप इस मुहिम की लड़ाई में अपना सहयोग दे सकेंगे। और क्लास भी चलता रहेगा, पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ अब चले, पैरेलल लाइन पर। मैं अपने नौजवान योद्धाओं को तैयार भी करूंगा, काम के लिए भी और लड़ाई के लिए भी। तो ये 549 का कोर्स होगा दोस्तों। इसमें सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास हमारा होगा बाबू। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट जो क्लास है हमारा, ये है हमारा सर्टिफिकेट, स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जो स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने शुरू किया है। इसकी चार्जेज हैं कि चल इसमें सर्टिफिकेट भी आपको मिलना है, स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्वेयर स्किल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इवेल्युएटर का सर्टिफिकेट भी मिलेगा साथ में। तो ये थोड़ी कॉस्टली हमारा प्रोग्राम है। तो प्यारे बच्चे, ये इस कोर्स को पुनः, मैं अभी प्राइस बढ़ा हुआ था, इसका मैंने ड्रॉप कर दिया है प्राइस को, 1549 ही मात्र इसके लिए पे करना, मात्र मात्र। ये पूरा लाइव क्लास है, ये जो क्लास हमारा है ये लाइव क्लास है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन शाम में 8 बजे से क्लास चलता है। अभी मैंने 4 दिसंबर तक क्लास को रोक रखा है, अभी बंद रहेगा कि अभी मुहिम है। 4 दिसंबर से पहले इसको विदा कर दिया। तो जितने भी बच्चे मोर एंड मोर, क्योंकि बहुत हैवी कॉस्ट है, जितने अच्छे लॉयर हैं पटना हाई कोर्ट में, उनकी फीस भी बहुत हाई है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, मोर एंड मोर जो हमारे बच्चे हैं, आपको छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना है। हमारे 549 की भी क्लास आप ज्वाइन करिएगा तो भी काम चल जाएगा। जब मैं 6000 बच्चों को पढ़ाया हूँ, 12,000 बच्चे हमारे एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि 2-3-4 हजार बच्चे हमारे साथ खड़ा होंगे, 5,000 बच्चे खड़ा होंगे, और टोटल बच्चे खड़ा होते हैं तो और ही बेहतरीन मौजूद। तो आप लोग अधिक से अधिक इसकी जानकारी दें, इस मुहिम को, लड़ाई को आगे बढ़ाएं, क्योंकि लड़ना होगा रोड से लेकर के न्यायालय तक, जहां भी जरूरत आएगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो प्यारे बच्चे, ये कोर्स का थोड़ा फीचर्स हैं जो मैं बता दूं। लाइव डाउट सेशन हम रिकॉर्डेड क्लास में देंगे, और जो लाइव क्लास है उसके लिए तो लाइव क्लास रहेगा ही। नेक्स्ट, ये दोनों कोर्स हैं, दोनों का मैंने दिया। रिकॉर्डेड क्लास का 549 और लाइव विथ रिकॉर्डेड दोनों रहेगा, जिसका 1549 है, साथ में सर्टिफिकेट है। और ये ऑफर कहें या इसको यहाँ संशोधित की जरूरत है, ये मिशन मोड में है, क्योंकि 4 दिसंबर से पहले हम लोगों को पूरी तरीके से एक्टिव हो जाना है। इसलिए मैंने 5 दिसंबर तक हार्डली आपको टाइम रखा है कि आप लोग कोर्स को मैक्सिमम ज्वाइन करें और इस मुहिम की लड़ाई में अपना सहयोग दें। तो प्यारे बच्चे, कोर्स की जो एक्सपायरी डेट है 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 तक बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ेंगे, स्किल लेंगे, अपने स्किल को डेवलप करेंगे और प्रैक्टिकली और ग्राउंड पर काम करेंगे, वहां फिर कोई दिक्कत आएगा वहां भी अनुभव सर आपके साथ रहेंगे। तो एक एडवांटेज भी आपके साथ। तो हम 2025 ईस्वी तक आप लोग के साथ हैं। तो मोर एंड मोर बच्चे हमें इस मुहिम के साथ जोड़ें, और आपके इस कोर्स ज्वाइन करने से जितने भी अर्न आएगा, टोटल यूजीसी को पूर्ण रूप से बिहार से मुक्त करने में जितना एक्सपेंस होगा, बिहार पटना के हाई कोर्ट से लेकर के दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट तक, देश की सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ेंगे इस कंप्लीट रूप से। तो प्यारे बच्चे, मोर एंड मोर स्टूडेंटों तक इसकी जानकारी दें। अधिक जानकारी के लिए हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मंडे टू सैटरडे 11 AM टू 8 PM 9525537000, और मंडे टू सैटरडे 10 AM टू 5 PM 9534349333। ये 2 नंबर हैं हमारा, जो कि कंटिन्यू आपको हमसे बात होगा। और मैं समझता हूं इस मुहिम में आपकी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण, कंप्लीट रूप से। आप चाहते हैं कि हमारा एक नौकरी सिक्योर हो, बहुत ज्यादा का कोर्स मैंने दिया आपको। एक कोर्स हम उसके उद्देश्य से नहीं है हमारा जो आप सोच रहे हो। हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि आपको रोजगार दिलाना, क्योंकि क्लास में भी मैं आपसे कमिटमेंट किया हूं, मेरे बच्चे और जहां मेरे यहां पढ़ रहे हो, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा।
आपकी रोजगार होने की आखिरी तिथि। जब नौकरी में जाओगे तो वहाँ फिर जो कोई इशू आएगा तो उसके लिए नहीं हम लोग प्लान करेंगे, आएगी तो राइट रहेंगे, संगठित रहेंगे। मैं डिप्लोमा का हूँ, डिप्लोमा किया हूँ, डिप्लोमा कर रहूंगा जीवन भर जब तक मेरी सांसें चल रही है, हमेशा। मैंने उस समय भी कहा था कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आज भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि सारी चीजें आपकी एक जिम्मेदारी निहित करता हूं। आज की इस वीडियो को हर वो बिहार से पॉलिटेक्निक करने वाले प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी कंट्रीब्यूशन फास्ट, क्योंकि एक 29 तारीख की इस पर जो है सो न्यायालय गए हैं, उसकी सुनवाई है और मंडे को शाम तक लॉयर को हमको पेमेंट करना होगा। इसलिए मंडे से पहले कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, जो कि हम इसकी कंट्रीब्यूशन करके हम वहां तक खड़ा होकर अपनी आवाज को मजबूती से ला पाए। फिर हम मिलेंगे आपके न्यू एक अपडेट के साथ, पूरी चर्चा के साथ। तो आज आप रेक्टिफिकेशन विंडो में क्या क्या चीजें हैं उस पर भी देखा, यूजीसी को कैसे बाहर करना है उस पर भी मैंने क्लियर कर दिया। आप सभी से निवेदन, चलते चलते फिर से आज अधिक से अधिक दोस्तों तक अपनी शेयर करें, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो हमें जान रहे हैं। फिर मिलते हैं, थैंक यू।